विक्की, स्कूल के लिए देर हो जाएगी तुझे, 9 बज गए हैं। ओफो, कमरे का हाल ये क्या कर रखा है? कहीं किताबें पड़ी हैं, कहीं कपड़े। इतना बड़ा हो गया है तू, पर रहने सहने का कोई ढंग नहीं। और ये लैपटॉप भी खुला ही पड़ा है। कहते कहते ममता सामान समेट रही थी। कितनी बार कहा है आपसे कि मेरे कमरे में साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे सामान को हाथ लगाने की भी नहीं। मैं बच्चा नहीं हूं कि अपना ध्यान भी ना रख सकूं। माँ हो नहीं मेरी तो बनने की कोशिश भी मत किया करो, कहकर विक्की ने अपना लैपटॉप उठाया और गुस्से में कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। ममता चुपचाप कमरे की चीजें समेटने में लगी थी। बिखरी पड़ी किताबें उठाकर मेज पर करीने से रख दी। वहां एक फोटो फ्रेम रखा था, उसमें विक्की, उसके पापा और मानसी की फोटो लगी थी। 6-7 साल पुरानी फोटो थी। इस घर में आए लगभग 15 साल हो गए हैं मुझे, पर ना तो मैं इस फोटो फ्रेम का हिस्सा हो पाई कभी, और ना ही इस घर का। घर का क्या है वैसे? घर तो ईंट पत्थर भर का होता है। घर ने तो अपना लिया मुझे, पर घर में रहने वालों ने विक्की मुझसे कितनी नफरत करता है। डर लगता है मुझे, इतनी कड़वाहट खुद उसे ही खोखला करना दे। विक्की के पापा राकेश और मैं एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। विक्की तब 5-6 साल का ही था। उसकी माँ यूट्राइन कैंसर की वजह से चल बसी थी। मैं भी अनाथ थी, माँ बाप नहीं थे मेरे। मामा मामी ने ही पाला पोसा था। राकेश के साथ स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते एक दूसरे को बखूबी जानने लगे थे हम। इसीलिए 2-3 साल के रिश्ते के बाद जब राकेश ने शादी के लिए मेरी मर्जी पूछी तो मैंने भी मना नहीं किया। उससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए और कौन होता। पर शादी का प्रस्ताव जो रखा था मेरे सामने राकेश ने, वो रूमानी नहीं था, वो एक शर्त थी, या कहो ममता। मेरे घर तुम सिर्फ मेरी पत्नी बनकर ही नहीं, विक्की की माँ भी बनकर आओगी। बोलो, निभा पाओगी ये दोहरा दायित्व? मैंने अपने प्यार का मान रखते हुए हाँ कह दी थी इस रिश्ते को। सोचा था कि विक्की 5-6 साल का बच्चा ही तो है, कच्ची माटी की तरह अपने प्यार और ममता के सांचे में ढाल लूंगी। और फिर राकेश का साथ भी तो है ही। राकेश के घर में उसकी माँ भी थी। शुरू शुरू में वो हमारी शादी के खिलाफ ही थी, पर राकेश ने विक्की की अच्छी परवरिश का वास्ता देकर उन्हें मना लिया था। ऐसा लगा था कि हमारी शादी की राकेश के और मेरे रिश्ते की नींव था विक्की। पर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इससे पहले मैं उसे अपने प्यार के अनुरूप ढालती बाहरी हवा के थपेड़ों के निशान उस कच्ची मिट्टी पर गहरे तक धंस गए थे। एक दिन गली में सब्जी वाले की आवाज सुनकर मैं बाहर निकलने को ही थी कि पास वाले घर से आती राजेश्वरी आंटी की आवाज सुनकर वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी ही रह गई। विक्की वहीं गली में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। अरे विक्की, तू ठीक है बेटा? वो तेरी सौतेली माँ तुझे मारती पीटती तो नहीं है? नहीं, अच्छी है ममता, मुझे प्यार करती है। पर ये सौतेली माँ क्या होता है आंटी? बड़ी मासूमियत से विक्की ने पूछा। तेरी अपनी माँ तो भगवान के पास चली गई। सौतेली माँ तेरी माँ थोड़ी ही है, ना उसका कोई आगे ना पीछे। बताओ, बेचारे राकेश को फंसा लिया। कहते कहते वो बाकी पास में खड़ी औरतों से कानाफूसी करने लगी। मैंने भी सोचा था कि शुरू शुरू में विक्की से दोस्त की तरह घुल मिल जाऊं। मैं उस पर थोपना नहीं चाहती थी कि वो मुझे माँ कहे, चाहती थी वो मुझे माँ के रूप में खुद अपना ले। जिस दिन वो खुद अलसाई आंखों से नींद से उठता मेरे गले में बाहें डाल दे और कहे, माँ सोने दो ना कुछ देर और, या छोटी सी भी खरोंच आने पर दौड़कर माँ चोट लगी कहकर मेरी गोद में छिपना चाहे, उस दिन सही मायनों में मैं उसकी माँ हो जाऊंगी। अभी तो हम दोनों दो अलग अलग छोर की तरह थे और बीच में थे राकेश,
हम दोनों के बीच की कड़ी। पर माँ बनना इतना सरल होता तो बात ही क्या थी। ईश्वर भी माँ बनने का सौभाग्य देता है तो शारीरिक और मानसिक परीक्षाएं भी लेता है, त्याग करना पड़ता है। हमारी शादी के 1 साल बाद मानसी हमारी जिंदगी में आई। विक्की मुझे अपना नहीं पाया था अभी तक भी, और इसी बीच मानसी भी हो गई तो मेरी जिम्मेदारियां दोहरी हो गई थी। मैं मानसी की ही माँ बन पाई, बस विक्की के लिए बस ममता ही बनकर रह गई। घर में राकेश और अम्मा मुझे ममता कहकर बुलाते थे तो विक्की भी ममता ही कहने लगा। उसके नन्हे से मन को ठेस न पहुंचे इसीलिए किसी ने टोका नहीं, और बाकी कसर अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उसके कान भरकर पूरी कर दी थी। और इस बीच वो हो गया जिसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की थी। विक्की और मेरे बीच खड़ा सेतु, वो कड़ी जो हम दोनों को थामे थी, वो टूट गई थी। एक एक्सीडेंट में राकेश की डेथ हो गई। हमारा घर एक मेन चलती सड़क के किनारे पर ही था। बड़े बड़े गन्नों से लदे ट्रक इसी रास्ते से होकर जाते थे। कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं था गली में। कुछ लोग तो भगवान इतनी तेज ड्राइव करते हैं कि आए दिन हमारे घर के सामने एक्सीडेंट हो जाते हैं। राकेश भी एक दिन घर लौट रहे थे ऐसे ही कि उनकी मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर लगी और एक ही पल में सब खत्म हो गया था। राकेश की जगह अब मैंने ले ली थी। अम्मा तो बूढ़ी हो चली थी। बेटे की असमय मौत ने उनकी कमर और झुका दी थी, पर उनकी बूढ़ी आंखें कृतज्ञता से देख मुझे आभार जता देती थीं। उनके अनकहे विश्वास और राकेश को दिए वादे ने मुझे इस घर से जाने ही नहीं दिया। अब मैं नींव हो गई थी इस घर की। हाँ, मैं पत्थर ही तो हो गई थी। सब मुझे विक्की की सौतेली माँ के रूप में ज्यादा जानते थे। शुरू शुरू में खटता था, पर अब नहीं। मैंने भी ठान जो लिया था कि इस सौतेले शब्द के मायने ही बदल देने हैं मुझे। इसी सप्ताह तो विक्की के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग भी होनी थी। टाइम पता नहीं क्या था, सोचा विक्की से कंफर्म कर लूं एक बार, कभी फिर मैं ही न भूल जाऊं। विक्की सुन, वो तेरे स्कूल में जो पेरेंट टीचर मीटिंग होनी है, कब है वो? उसे ढूंढते ढूंढते मैं छत पर चली आई थी। अम्मा, मानसी और विक्की सब छत पर ही बैठे थे। जरूरी नहीं है उसमें जाना, उसने बैठे बैठे ही बेरुखी से जवाब दिया। अरे जरूरी क्यों नहीं है बेटा, पिछली बार भी मैं नहीं जा पाई थी, इस बार तो जाना ही है। तू बता तो है किस दिन? मैंने थोड़ा अधिकार जताते हुए पूछा। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं इस दुनिया में, कह दिया ना, कोई जरूरत नहीं है जाने की, कहकर गुस्से में नीचे चला गया। मानसी तो बहुत छोटी थी, वो क्या समझती। मैंने भी अब हार मान ली अम्मा, इतनी नफरत कैसे, कहकर वहीं चटाई पर घुटनों में मुंह छिपाकर मैं बैठ गई। ममता, अरे माएं भी भला कभी हारी हैं आज तक? चाहे बालक को सुलाना हो घंटों रात रात भर थपक कर, या खाना खिलाना उसके पीछे दिन भर भाग भाग कर, तब भी माँ थकती कहाँ है। और रही बात इस कड़वाहट की, तो भी भगवान नीलकंठ की तरह होती है माँ। बच्चा कितना भी भला बुरा कह ले, पर माँ करेगी वही ना जो उसके भले की होगी। सारी कड़वाहट पीकर भी सब भूल जाती है। मेरी बूढ़ी आंखों का तजुर्बा यही कहता है ममता, कि विक्की तुझसे नाराज नहीं है। अरे नाराज तो वो ऊपर वाले से है, जिसने इतनी कम उम्र में उसके माँ बाप छीन लिए। बस एक तू ही तो है जिस पर चिड़चिड़ाकर झल्लाकर वो अपना गुस्सा निकाल लेता है। अम्मा ने तसल्ली देते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मेरे यकीन को फिर से हौसला मिला कुछ। अरे अम्मा, सब्जी लेकर आनी है मुझे, फिर अंधेरा ज्यादा हो जाएगा, आप बैठो यहाँ, मैं जरा बाहर वाली दुकान से सब्जी लेकर आती हूँ, कहकर ममता नीचे उतर आई। रसोई में से झोला उठाया और बाहर निकल गई। विक्की, दरवाजा बंद कर लेना बेटा अंदर से,
मैं बाहर जा रही हूँ। विक्की को अपने कमरे में खिड़की के पास पड़ी कुर्सी पर बैठा देखकर ममता ने वहीं से आवाज़ दी और झोला उठाकर बाहर निकल गई। रात तो नहीं हुई थी अभी, पर धुंधलका काफ़ी गहरा गया था। विक्की ने सुना तो पर अनसुना ही कर दिया था, ममता को सुनकर भी। वहीं खिड़की के पास पड़ी अपनी स्टडी टेबल पर बैठा लैपटॉप में कुछ गेम्स खेलने में लगा था कि तभी बाहर से बड़े शोर की आवाज़ आई। सड़क पर तो घर था ही, वहीं कमरे की खिड़की से भीड़ का शोर सुनाई दे रहा था। चीख पुकार सी थी। कुछ आदमी कह रहे थे, बेचारी घर से क्या सोच कर निकली थी। अरे कौन है ये, जरा चेहरा देखो, इसके घर वालों को खबर करो। कोई कह रहा था, अरे इसकी नब्ज देखो जरा, नाक पर हाथ लगाकर देखो, सांसें चल रही हैं या नहीं। अरे एम्बुलेंस को कॉल करो कोई। लगता है नहीं रही बेचारी। इस सड़क पर न जाने कितने लोगों की जान चली गई है। ये बड़े बड़े ट्रक अंधाधुंध चलाते हैं भाई साहब। नगर पालिका में कंप्लेंट दर्ज करानी होगी अब तो। यहाँ स्पीड ब्रेकर तो बनने ही चाहिए कुछ। बाहर से आती भीड़ का शोर बढ़ता ही जा रहा था। अब तो शोरगुल सुनकर दादी भी छत पर से नीचे आ गई थी। विक्की, अरे क्या हुआ रे, ये शोर कैसा है? घबराते हुए दादी ने पूछा। पता नहीं दादी, लगता है किसी औरत का एक्सीडेंट हो गया है। बाहर बहुत लोग जमा हैं। अरे ममता भी तो सब्जी लेने बाहर गई थी। मैं कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि अंधेरा घिराए तो बाहर मत जाओ। हे प्रभु कृपा करना, कहकर बड़बड़ाती हुई दादी बाहर देखने निकली। पता नहीं क्यों दिल घबराने लगा था मेरा। मैं बेचैनी में घर के बाहर भागा। ऐसा ही डर मुझे तब भी हुआ था जब बाहर सड़क पर खून से लथपथ पापा को देखा था। माँ तो थी कैसी ये भी याद नहीं, बहुत छोटा था मैं। बस तस्वीरों में ही देखा है माँ को अब तक। पर मुझे क्या पड़ी है ममता की इतनी परवाह करने की। पर छोटी मानसी, मन में अनजाने डर का भयंकर तूफान चल रहा था। मैं भीड़ में आगे बढ़कर देखने को ही था कि तभी सामने से आती एक परछाई अंधेरे में थोड़ा और करीब आई तो देखा ममता थी। अरे क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है? विक्की, मेरा पर्स तो मैं घर पर ही भूल गई थी। जरा गद्दे के नीचे से मेरा पर्स ला दे बेटा। क्या जरूरत है इतनी रात को सब्जी लाने की? सब्जी कल सुबह भी आ जाएगी। अभी जो भी है घर में खा लेंगे। पता नहीं है क्या आपको इस सड़क पर अंधेरे में जाना कितना डेंजरस है? कहकर विक्की ने ममता के हाथ से झोला खींच लिया। ममता अचंभे में थी कि अभी हुआ क्या। अम्मा, क्या हुआ इसे? अम्मा को दरवाजे पर खड़ा देखकर पूछा। आज उसे विक्की के झिड़कने पर खराब नहीं लगा। अपने लिए फिक्र जो महसूस हुई थी। इस घने अंधेरे की सुबह होने को है ममता, अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह? सुबह तो होगी अम्मा, इसमें क्या नई बात। ममता की समझ से परे था आज विक्की का बदला व्यवहार। अरे अंदर तो आ, कहकर अम्मा ने मुझे घर के भीतर खींच लिया। याद है मैंने कहा था एक बार कि माएँ अपराजिता होती हैं, कभी नहीं हारती। इस बार फिर देख जीत ही गई ममता, कहकर अम्मा ने अपनी बूढ़ी उंगलियों से मेरे बालों को सहला दिया। चलते चलते उपासना थापा की कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पसंद हैं। जब बैठे बिठाए बिना बात के आंखें बरबस बह जाती हैं। जब बैठे बिठाए बिना बात के आंखें बरबस बह जाती हैं। जब कोई कहानी बचपन की स्मृति पटल पर छाती है। जब वेदनाओं के आगे सारी संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं। तब मैं सच कहती हूँ माँ, तब मैं सच कहती हूँ माँ, तुम बहुत याद आती हो। जब मेरी ही नन्ही छाया मुझसे जिद बेकार की करती है, अपने नन्हे नन्हे हाथों को मेरे चेहरे पर रखती है। जब माँ शब्द का उच्चारण ईश्वर की भक्ति लगता है। जब माँ शब्द का उच्चारण ईश्वर की भक्ति लगता है,
तब मैं सच कहती हूँ माँ, तुम बहुत याद आती हो। बस ये कहानी यहीं तक।